Hello friends, welcome to Pro Talent and I am Nitin Parmar. My dear students, I welcome you all for this session on Indian Constitution. We are starting this series on Indian Constitution with an aim to give you crystal clear clarity. In case you are targeting CLAT examination, then this module are very useful to you. For the law students, okay, we are bringing this module from the perspective of exam. Number one, from the perspective of developing crystal clear clarity on the concepts. My dear students, in these modules, we will try and pick up important topics. We will try and connect it with important cases, and we will also try and connect it with important, you can say, questions being asked in the previous year. Okay, this is what we will try and, you can say, cover. In today's session, we are going to talk about introduction to Indian Constitution, and then we are going to talk about preamble. Primarily, preamble is an important objective for today to cover. Let's start to understand what is Indian Constitution all about. Indian Constitution have been developed by borrowing important features from possibly all constitutions of the world. पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन उस जमाने में बने होंगे उन सभी से हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें अडॉप्ट करके हमने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? इट इज लॉ ऑफ लैंड, कि हम हमारी जनता को, जो प्रेजेंट जनता थी, 1947 देश आज़ाद हुआ तब की बात हो रही है. 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के उनके हाथ में आया, उन लोगों के बारे में बात हो रही है. उसके बाद जो नए लोग आने वाले थे, जैसे आप और मैं, और उसके बाद फ्यूचर में और कोई भी लोग आने वाले, उनको हम ये बता सके कि भाई तुम्हारा देश क्या है, तुम्हारा देश के गोल क्या है, तुम्हारा देश का ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, तुम्हारे पास पावर कहां से आता है, ठीक है, तुम क्या अचीव करोगे, व्हाट विल यू टेल टू द वर्ल्ड, दैट हु आर यू. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग मेड विथ एवरी कंट्री. हर कंट्री के पास कोई ना कोई तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होता है. रिटन फॉर्मेट में होता है, कभी कभार अनरिटन फॉर्मेट में भी होता है. मतलब इट इज नॉट रिटन, like USA has a written form, while UK, that is Britain, they don't have a written form of constitution. ठीक है, but that doesn't mean that they don't have a constitution. भाई कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एक तरीके का बंधारण, एक तरीके का स्ट्रक्चर कैसा देश चलाने में आपको मदद करे. ये सुनो, आपको पता हो पावर कहाँ से आता है, पावर किसको मिलता है, क्या गोल है देश का, कैसे अचीव किया जाएगा. दोस्तों, this is what the constitution is. As it is mentioned, it is set of rules and regulation which is known as, we can say, law of land. दोस्तों, बेसिक लॉ ऑफ लैंड, you can say, अगर इसको कहा जाता है तो बहुत सारे और दूसरे लॉज भी होंगे जो, you can say, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है पर they are part of the country. For example, ऐसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सभी एक्ट हैं. दे आर सेपरेट एक्ट, दे आर सेपरेट कोड्स, दे आर सेपरेट रूल्स. ओके, बट ऑल दोस रूल्स आर फॉलोइंग द मेन स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड बेसिक लॉ ऑफ द लैंड. नो लॉ, whether it is, let's say, information technology act, will not remove the idea mentioned in the Indian constitution like democracy. India is a democracy. ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उस डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करके लॉ बनाएगा. ऐसा नहीं करेगा कि तानाशाही लेकर आएगा, ऐसा नहीं करेगा. दोस्तों, जितने भी लॉ बनाए जाएंगे, ठीक है, दे विल बी कमिंग विद इन द बाउंड्री ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ. यस और नो, विच इज कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज नोन एज बेसिक लॉ ऑफ द लैंड. दोस्तों, ये जो बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है, वो ये भी बताता है कि गवर्नेंस कैसे होगा, देश चलाया कैसे जाएगा. देश चलाने के लिए डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में इस तरीके के 3 पिलर होते हैं. कोई भी डेमोक्रेसी में 3 पिलर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. कभी कभार, लेकिन से जो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है उसमें इनविजिबल 4th पिलर को भी माना जाता है. 4th पिलर इज अ फ्री मीडिया, आज के ज़माने में सोशल मीडिया. ठीक है,
आज के ज़माने में यू कैन से ये जो इनविजिबल फोर्थ पिलर है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी अ मेटावर्स. यस इंडीड, यू हर्ड इट राइट. सोशल मीडिया के बाद जो नया डेवलपमेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मेटावर्स. योर लाइफ एंड माई लाइफ connected to the digital world will make big impact to our governance, and that's why that is termed as fourth pillar. I hope you understand this. Now what do you mean by these pillars? ठीक है दोस्तों, कोई भी देश को चलाने के लिए ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया लॉ कौन बनाएगा, लॉ को एग्जीक्यूट कौन करेगा, लॉ को इंटरप्रेट कौन करेगा. दोस्तों ये जो यू कैन से देश चलाने की बात है, उसके अंदर कभी कभार दिक्कत ये हो जाती कि कोई बंदा जो खुद ही लॉ बनाता है, खुद ही उसको एग्जीक्यूट करता है और खुद ही उसको इंटरप्रेट करके लोगों को सजा देगा, तो इट विल बी टर्म्ड एज आर्बिटरी, यू कैन से इट विल बी टर्म्ड एज बायस, एंड नोबडी विल बी रियली ओके विथ इट, even though that person is doing genuinely right thing. Okay, for example you can say बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी शहंशाह, अमिताभ बच्चन की मूवी थी. उस मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, अमिताभ बच्चन यही बोलता था कि मैं ही से लॉ बनाता हूँ, कानून मैं बनाता हूँ, कानून को भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और कानून की सुनवाई भी मैं ही करता हूँ, जज भी मैं हूँ, ठीक है, पुलिस भी मैं हूँ और वकील भी मैं हूँ. अब ये गलत हो जाएगा एक ही आदमी. अभी अमिताभ बच्चन उस मूवी में हमेशा अच्छा काम करते थे तो बात बराबर है, पर रामायण के अंदर भी राम भगवान कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेते थे, ठीक है, वो शायद जनता को नहीं पसंद आया, इसीलिए उनको सीता जी का त्याग करना पड़ा. दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट यू कैन से जस्टिस यू कैन से होना नहीं चाहिए, पर होता हुआ दिखना भी चाहिए. ठीक है, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि जस्टिस हुआ, और जस्टिस तभी हो सकता है कि ये तीन काम अलग अलग लोग करें, एंड देन देयर इज अ फ्री मीडिया विच टेक्स केयर ऑफ ऑल दिस थ्री पिलर्स आर डूइंग राइट एक्टिविटी और नॉट, वो पब्लिक तक बताए. और इसीलिए ये जो तीन ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. The work of executive is to execute the law. The work of legislature is to legislate the law, that is to make the law, and work of judiciary is to interpret the law, to uphold the law. That is the work of judiciary. They have separation of powers. Okay, they have power to make law. Legislature has a huge power to make law, but then you can say the entire legislature cannot execute. Okay, similarly executive has a power to execute the law, but they cannot make the law. While whether the legislature has made a right law which is in accordance with the basic law of the land or not, उसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? दैट इज जुडिशरी. जुडिशरी उसका इंटरप्रेट करके बताएगा कि ये बात सही है या नहीं. ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है. द केस इन पॉइंट इज यूएपीए. ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा यूएपीए में भारत में बहुत सारे लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाता है, विच इज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट. 1967 में बनाया गया था, उसको बहुत बार अमेंड किया गया. आज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये लॉ है. अब इस लॉ के द्वारा ऐसा माना जाता है, बाकी लॉ में ऐसा नहीं है. यूएपीए, फिर दिस एनडीपीएस, दैट इज नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड यू कैन से साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, यू कैन से प्रिवेंशन एक्ट के अंदर भी ऐसा माना जाता है कि द पर्सन हु इज एक्यूज्ड, ही इज यू कैन से प्रूवन गिल्टी, ही इज टर्म्ड एज गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट. बाकी सब जगह पे उल्टा होता है. The guy, the accused is innocent until proven guilty. यूएपीए में उल्टा माना जाता है because there are stringent laws. एनडीपीएस is a stringent law. अब उसके अंदर लोगों को बेल नहीं मिलती थी. ये सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने इन अ रिसेंट केस तावा फैजल वर्सेस अगेंस्ट स्टेट ऑफ केरला, दैट इज वन ऑफ द वेरी फेमस केस, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को इंटरप्रेट किया कि यूएपीए के टर्म्स को मानव अधिकारों के द्वारा समझना पड़ेगा. अगर हम उसको मानव अधिकारों के द्वारा नहीं समझेंगे और यूएपीए को साइलोज में देखेंगे, आइसोलेशन में देखेंगे, और हम उसको स्ट्रिक्ट वे में इंप्लीमेंट करने जाएंगे, तो लोगों के मानव अधिकारों का क्या, लोगों के फंडामेंटल राइट्स का क्या,
ये सवाल उठाया और उस सवाल को एक ऐसे इंटरप्रेट करके उन्होंने बताया कि भाई अगर कोई बंदे के ऊपर सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस है, प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है, ठीक है, तो आपको उसको बेल देनी चाहिए, पुलिस को बेल देनी चाहिए। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द मूवीज लाइक जय भीम, yes or no, Jai Bhim are giving a proper clarity to the society that how the power in the hand of one person can create havoc। पुलिस के हाथ में तानाशाही का पावर दे दिया, डिक्टेटरशिप दे दिया, ठीक है, और पुलिस अगर कुछ भी करना चाहे तो कैसी हालत बिगड़ सकती है। द पीपल हु आर ऑन द मार्जिन्स, ठीक है, दे विल बी डिस्ट्रॉयड, एंड thereby it is very important for you and me to understand that there has to be separation of power, ठीक है। इवन दिख रहा है कि सामने वाला बंदा जो एक एग्जीक्यूटिव के हेल्म में के ऊपर बैठा हुआ है, एट द टॉप ऑफ द एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है, उस एक से बंदे का दिल का विचार बहुत अच्छा है, ऑनेस्ट बंदा है, ठीक है, राम जैसा क्लीन बंदा है, उसके बावजूद हमें एक इनसे देश चलाने के लिए, रियलिटी रखने के लिए इस तरीके से डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस डिवीजन में लेजिस्लेचर को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि लेजिस्लेचर के क्या भाग रहते हैं। भाई भारत में लेजिस्लेचर चलाने के लिए हमने एक सिस्टम देखी विच इज़ एक इनसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग तरीके से काम करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अलग तरीके से काम करेगा, और उनके नीचे एक इनसे देयर इज अ थर्ड टायर, okay, third tier which is municipality, municipal governance, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, इस तरीके के 3 टायर ऑफ एक ऐसे सिस्टम हमने बनाई। हम उनमें से 2 सिस्टम के बारे में अभी देखने वाले हैं, ठीक है। वन इज कॉल्ड सेंट्रल लेजिस्लेचर, लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रली पार्लियामेंट विल मेक अ लॉ। व्हाट डज पार्लियामेंट इंक्लूड? पार्लियामेंट इंक्लूड्स दिस 3 थिंग। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 1 मार्क का सवाल आ जाएगा, पूछा जाएगा पार्लियामेंट में नीचे में से कौन कौन से इंक्लूडेड लोग हैं। पार्लियामेंट इंक्लूड्स लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, 3 थिंग्स याद रखिएगा। 3 थिंग्स आर इंक्लूडेड, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा comprises of lower house, it is also known as house of people's representative, house of people's, और लोकसभा और lower house उसको कहा जाता है, ठीक है। while राज्यसभा is an upper house which is also known as council of states, ठीक है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में नंबर कितने हैं। एक लॉ के स्टूडेंट को इतना तो बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए। सिमिलरली एंड द सिमिलर स्ट्रक्चर लाइज विद अ स्टेट। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट इंडिया is a sort of semi-federal or a quasi-federal nation. What do you mean by quasi? Quasi का मतलब होता है as if we are federal nation. What do you mean by federal nation? फेडरल नेशन का मतलब होता है कि जो एक इनसे देश है, देश के अंदर जो प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस दैट मीन्स स्टेट्स हैव देयर ओन इंडिपेंडेंस एंड दे कलेक्टिवली कम टुगेदर एंड फॉर्म अ नेशन। Okay, and that's why America, which is known as fully federal nation, is known as United States of America. While India is not United States of India, it is Union of India. All these individual states, they come together, they form a nation, but the state are part of one union. They are not independent in their own. Yes, but they are given a lot of independence on their own as well. Okay, so we are on a semi, okay, like that half girlfriend वैसा वाला बात है ये, है ना, हाफ फेडरल दैट इज कॉसी फेडरल। ओके, अगर चेतन भगत है ना लॉयर होता, लॉ की पढ़ाई करी होती, तो उसने हाफ गर्लफ्रेंड नहीं लिखा होता, उसने लिखा होता कॉसी गर्लफ्रेंड। बट एनीवे बकवास जोक था पर काम का जोक था। एनीवे स्टेट लेजिस्लेचर कंप्राइज ऑफ 3 थिंग्स। वन, that is you can say legislative assembly, okay, then second is legislative council, and the third is governor. Okay, 3 things: legislative assembly, legislative council and governor. Not all states have legislative council, not all states have legislative council, it is few states। okay, for example Bihar, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Maharashtra, UP, they have legislative council। West Bengal, Rajasthan, they are interested to have their own legislative council, which is their upper house। Okay, rest of the other states in the country, okay, rest of the other states in the country, they have only one house। okay, they don't have 2 houses, उनके पास 2 houses नहीं है।
Vidhan Sabha is known as Legislative Assembly. Vidhan Parishad is known as Legislative Council. Upper house, lower house, clear है? Great. दोस्तों, lower house में you and I directly elect members after every 5 years. हर 5 सालों में we elect members, ठीक है, and they represent us. They go to the Lok Sabha and they make laws on behalf of us. ठीक है. While राज्य सभा is a permanent house, वो dissolve नहीं होता है. After every 2 years, 1/3 members retire and the election takes place. Okay, so that's how this scenario is in Rajya Sabha. Same is the case in Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. Okay, so ये याद रखिएगा दोस्तों, ये है बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश. ये आपके पास 6 स्टेट्स हैं जिनके पास एक इनसे 2 हाउसेस है, बाकी के पास नहीं है. और इनके पास नंबर ऑफ सीट्स कितनी है लोकसभा में, जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, उसके पास 552 सीट्स है. हाउएवर अब 550 कहीं जानी चाहिए. ठीक है, क्यों, मैं 2 मिनट में समझाता हूँ. ठीक है, उसके पास क्लियर कट बोला गया है that you can say this is not more than 530 from states में से 530 you can say members आएंगे. 20 will be coming from union territory, that will make it to 550 number. Earlier जब देश आज़ाद हुआ तब हमने 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के लिए सीट रिजर्व रखी थी. एंग्लो इंडियंस, द इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स का जो मेल खाकर नई एथनिसिटी बनी, दैट इज कॉल्ड एंग्लो इंडियन. और शायद दे मे बी फेसिंग रेथ ऑफ द नेशन, और इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लिए 2 सीटें हमने लोकसभा में रखी थी. हाउएवर बाय द रिसेंट अमेंडमेंट, बताइए दोस्तों, by which amendment we removed this 2 seats का reservation for Anglo-Indian. बताइए दोस्तों. So what is the present strength? Present strength is 541. Okay, is that very clear to everyone? ठीक है, 541, that's a present strength. Okay, ठीक है दोस्तों. While in Rajya Sabha there are, you can say, 250, not more than 250, out of which 238 are elected and 12 are nominated. Nominated members are coming from literature, science, arts, or they have contributed for the social service. ठीक है दोस्तों, लिटरेचर के द्वारा आप देखेंगे बहुत बार हेमा मालिनी या जया बच्चन, दे वर पार्ट ऑफ राज्यसभा मेंबरशिप. ओके, आर्ट्स के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे लोग पहुंचते हैं. सोशल सर्विस के द्वारा लोग पहुंचते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में जो कंट्रीब्यूशन किया उसको सोशल सर्विस का नाम देकर उनको वहां पे पहुंचाया. बट दैट्स ओके, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट अननेसेसरी डिबेट. वी आर ट्राइंग टू लर्न हियर अबाउट द इंडिया. ओके, अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इन दिस इंट्रोडक्शन वी विल टॉक अबाउट कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे हुई. दोस्तों, ब्रिटिशर्स जब इंडिया से चले गए और चले जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जिसका काम था दैट ट्रांजिशन होना, गवर्नमेंट का ट्रांजिशन जो होगा फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच वाले टाइम पीरियड में देश को संभाल के रखना, दैट इज द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज डेवलप्ड अ प्रॉपर प्लान कि हम किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे. एंड देन दे डिसाइडेड कि वी विल मेक अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. December 9, 1946 में जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली तो उसके पहले प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा. ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट. एंड देन यू कैन से ओवरऑल उन्होंने मतलब वहाँ पे डिस्कशन करना चालू हुआ. ठीक है, 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ. ठीक है, विच डिवाइडेड इंडिया एंड पाकिस्तान इनटू 2 डिफरेंट नेशंस. ठीक है, ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, ठीक है, एंड सिलेट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम, दे जॉइन पाकिस्तान. एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एरियाज, ठीक है, वर सीज टू बी अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली.
तो ऑब्वियसली क्योंकि वो पाकिस्तान में बन चुके थे, तो अब बचे बाकी लोग, दे फॉर्म्ड द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड on August 14, 1947, Constituent Assembly met as a sovereign Constituent Assembly under the presidency of Sachinanand Sinha. याद रखिएगा दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे that who was the first president of Constituent Assembly, he is Sachinanand Sinha, जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है, ठीक है. Then later on, Dr. Rajendra Prasad became the president of Constituent Assembly. On August 15, 1947, India attained इंडिपेंडेंस, ठीक है. अब जब हम इंडिपेंडेंस लेकर आए, इंडिपेंडेंस आने के बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बातें उससे पहले ही चल रही थी, ठीक है, उस ड्यूरेशन में, ठीक है, जनवरी 22, 1947, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने एक मज़ेदार सा एक डॉक्यूमेंट से मूव किया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच इज नोन एज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो बातें रखी गई, दैट मेड the road for our constitution, that made the road for our preamble to come. Yes, indeed, you heard it right. एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा प्रियम्बल, हमारा प्रियम्बल कहाँ से अडॉप्ट हुआ था, then it is objective resolution which was moved by Jawaharlal Nehru on January 22, 1947. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारी कमिटीज़ हुआ करती थी, उनमें से एक कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी. उस ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, ठीक है, और वही बी आर अम्बेडकर साहब जिन्होंने हमारे संविधान की नींव रखी. बहुत अच्छे अच्छे डिबेट उन्होंने हैंडल करे. ही वॉज लॉयर, ठीक है, उनको पता था कि टर्म्स किस तरीके से लगाने चाहिए. शायद ये नहीं होते तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इतना तगड़ा नहीं बन पाता, ठीक है. फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन was, you can say, adopted with a signature on 26 November 1949 and it came into the force on January 26, 1950. दोस्तों इस तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन बन के अडॉप्ट हो चुका था. इट केम इन टू द फोर्स टू द एंटायर कंट्री ऑन 26 जनवरी. इसीलिए 26 जनवरी इज नोन एज रिपब्लिक डे एंड 26 नवंबर इज नोन एज, यू कैन से, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस या नेशनल लॉ डे की तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है. यू मे वंडर व्हाई दिस पर्टिकुलर डेट इज चोजन, व्हाई नॉट दिस. देन यू हैव टू गो बैक टू 1929 जब लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग हुआ. वहां पे ये बात रखी गई दैट वी विल सेलिब्रेट पूर्ण स्वराज ऑन एवरी ईयर ऑन द डेट ऑफ 26 जनवरी. उस डेट को कमेमोरेट करने के लिए, उस डेट को याद रखने के लिए वी स्टिल कंटिन्यू टू सेलिब्रेट दिस टुडे. द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजिंग ऑफ लॉट ऑफ आइटम्स, ठीक है. प्राइमरली अगर कोई भी आपसे पूछे कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला मुद्दा, जो पहला पेज, द इंट्रोडक्शन का पेज इज नोन एज प्रीएम्बल. इट टॉक्स अबाउट द सोर्सेस ऑफ पावर, इट टॉक्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पावर, कि देश क्या अचीव करेगा, ठीक है. दैट इज प्रीएम्बल. देन यू कैन से देयर आर वेरियस पार्ट्स. एज ऑफ नाउ देयर आर 25 पार्ट्स in our constitution. Parts are like chapters. Parts are like chapters, and within those chapters there are articles. What are the articles? Articles are paragraphs. They are referring, you can say, one specific topic. Okay, so chapter के अंदर articles. Okay, do I need to remember all the articles for my law entrance examination? Sorry, that is not the answer. Yes, there is no, you can say, possibility for you to remember everything, ठीक है. बट ऑब्वियसली एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता सब कुछ, पर जो आर्टिकल्स रेगुलरली न्यूज़ में चलते हैं वो पक्का आपसे पूछे जाते हैं. देन कम्स, यू कैन से, शेड्यूल्स. शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स के अंदर ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन जो रखी जाती है, ठीक है, जो एक तरीके से आप बोलेंगे कि कोई टेबल है. For example, a list of names of the states and names of the union territory. They are mentioned in the schedules and then there are appendix. Okay, so overall अगर आप देखें तो ये 4 भाग पड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. I believe this is comfortable for you. दोस्तों, इंडियन पार्लियामेंट
मेक्स ऑन एन एवरेज 60 लॉज पर ईयर. दैट इज एवरेज. ओके, जब से देश आज़ाद हुआ है और जब से हमारी जो पार्लियामेंट मिलना चालू करी है तब से लेकर अभी तक ऐसा होता है. हावेवर ध्यान से समझिएगा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर ईयर. ठीक है, कितनी बार पार्लियामेंट मिलती है और किस तरीके के डिस्कशन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो लास्ट यू कैन से हमारा सेशन हुआ था, मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, इट वाज अ क्लियर कट वॉश आउट सेशन, क्योंकि वहाँ पे कोई ढंग की बात ही नहीं हो पाई. ठीक है, हाउएवर 1956 was an year which was having largest number of laws were made in that year. अगर आपसे ये भी पूछा जाए तो आप ये बता सकते, तो ये आपको केबीसी में पूछा जा सकता है. अमिताभ बच्चन आपसे ये पूछेंगे. चलिए अब हम चलते हैं हमारी बात करने के लिए प्रियम्बल को. प्रियम्बल ये रहा आपके सामने और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस प्रियम्बल को पढ़िए. प्रियम्बल आपके दिलो दिमाग में, ठीक है, छा गया होना चाहिए. आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए. नींद में से भी उठाकर एक लॉ एस्पायरेंट को पूछा जाए कि प्रियम्बल क्या है देश का, उसको आना चाहिए. ये सुनो, ठीक है, उसके बगैर तो क्या ही मतलब है भाई. चलिए देखते हैं. प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया. इट ऑल स्टार्ट्स विद द वी द पीपल ऑफ इंडिया. जस्ट लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल स्टार्ट्स विद द सेम थिंग, वी द पीपल ऑफ इंडिया. There was a debate in the Constituent Assembly that we can invoke the name of a God. ठीक है, भगवान के नाम से चालू कर सकते हैं कि हे खुदा या हे राम से चालू कर सकते थे. बट देन इन द डिबेट वी रियलाइज दैट इट इज नॉट that the God should be invoked. It is we, the people of India, ठीक है, having solemnly resolved to constitute India to be sovereign, socialist, secular, democratic and republic. My dear students, ये दो वर्ड्स आपके सामने दिख रहे हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर. ये भारत के जो पहला प्रियम्बल बना था, ठीक है, उसमें नहीं थे. 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसको डाला गया था. ये सुनो, विच हैपन इन अराउंड 1970, यू कैन से 5 के आजू बाजू. ओके, सो दैट मीन्स 1947 से लेकर 1975 के बीच में ये दो वर्ड प्रियम्बल में नहीं थे. ठीक है, तो आपके मन में ऑटोमेटिकली एक सवाल पैदा होना चाहिए जिसका आंसर मैं इस वीडियो के एंड में देने वाला हूं, दैट वेदर प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड. ठीक है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन. नाउ बिफोर दैट द बिग क्वेश्चन इज वेदर द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, दैट्स अ बिग क्वेश्चन. ठीक है, वी आर गोइंग टू आंसर दैट विद सम केसेस. ओके, सो दोस्तों, इंडिया क्या होगा, इंडिया कैसा देश बनेगा? सोवरेन होगा, जिसके ऊपर कोई नहीं होगा. ठीक है, मैं इन सभी वर्ड को अलग से वापस समझाऊंगा. ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर all its citizens. So what are the goals? What are the objectives? The goals are justice. What sort of justice? Social, economical and political. Liberty of thought, expression, faith, worship, belief, equality of status and opportunities, and to promote among all its citizens. Equality सभी के सामने रखी जाएगी, सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाएगा. Fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. एक और वर्ड जो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, ये 3 वर्ड बाद में इंट्रोड्यूस करे गए थे. दे वर इंट्रोड्यूस ऑन 42nd अमेंडमेंट के द्वारा. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हम ये Constitution अपने आप को दे रहे हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डेवलप हुआ. वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी हैव मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी आर गिविंग टू आवर सेल्व्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ पावर? Sources of power is we, the people of India. What are the objectives of the nation? The nation will be sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. Okay, and then what goal we wish to achieve with respect to our people? We wish to give to our people justice, equality, fraternity, liberty is what we wish to provide. My dear students, the words like equality, liberty, fraternity, these are the words we took from French Revolution. French Revolution,
एक ऐसा महत्वपूर्ण इवेंट पूरे वर्ल्ड के इतिहास में हुआ कि पूरे वर्ल्ड में लोग उस बात को समझते हैं कि कैसे तानाशाही को हटाकर डेमोक्रेसी लगाना चाहिए, और डेमोक्रेसी क्यों लगाना चाहिए, लोगों के क्या बड़े आइडियल्स होने चाहिए, एक कलेक्टिव ग्रुप के आइडियल्स क्या होने चाहिए, वो उन्होंने बताए। फ्रीडम, इक्वालिटी एंड भाईचारा, फ्रेटर्निटी। ठीक है दोस्तों, ये डेट याद रखिएगा। हम समझेंगे प्रियम्बल के अगर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करी जाए तो सबसे पहला पार्ट है दैट प्रियम्बल टॉक्स अबाउट सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रियम्बल स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स पावर अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. It is not deriving power from anywhere else. It is only coming from people of India. Number one. Number two, what is the nature of Indian state? The nature of Indian state is sovereign, socialist, secular, democratic and republic. ठीक है, Indian state, India as a country, India as an authority, India as a governance will be ruled by this, you can say, 5 principles. And objectives of the constitution is to provide justice, liberty, equality and fraternity. And what is the date of adoption? 26 November 1949. ये 4 चीजें अगर आपके दिमाग में आ गई, ठीक है, बिलीव मी, आपको प्रियम्बल के साथ कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे आप आंसर देने के काबिल होंगे. यस, इंडीड, दैट इज राइट. ये 4 चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए. ठीक है, अब हम ये 5 वर्ड समझेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 5 वर्ड बोले हैं, दैट इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, उसका क्या मतलब है. दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि इन 2 शब्दों के बारे में. ये 2 शब्द, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट के द्वारा बात करी गई थी कि इन दोनों वर्ड को रखना चाहिए. बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला दैट वी कैन नॉट टेक वर्ड सोशलिस्ट बिकॉज वी विश टू प्रोवाइड द फ्यूचर जनरेशन द फ्रीडम, द इंडिपेंडेंस टू डिसाइड व्हाट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी दे विश टू रन, whether they wish to run capitalist, they wish to run communist government, whether they wish to run socialist government, it's up to them. How can we say that? We cannot give them that you should be socialist. And that's why they did not take it. Talking about secularism, why secularism was not there as a word? Secularism was not there as a word because B.R. Ambedkar in the debate said that secularism is ingrained in our constitution. In many articles we talked about secularism. There is no, you can say, need to specify it separately. जरूरत नहीं है. इनफैक्ट 42nd अमेंडमेंट के पहले एक बहुत फेमस केस आया, केशव नंदा भारती का केस. केशव नंदा भारती के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बात करी थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की, कि भैया आप पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हो बट यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आप उसको बदल नहीं सकते हो. जब आप उसको बदल नहीं सकते हो तो ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं, ऐसे क्या चीज़ है जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट मानेंगे. तो उसके अंदर उन्होंने कहा सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ इट. याद रहे, उसके 3 साल के बाद, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ये वर्ड हमारे प्रियम्बल में आने वाला था, उसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर मान चुका था. समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है. ठीक है, एनीवे लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन. सोवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट. वी आर नॉट अंडर द ऑस्पाइसिस ऑफ सम अदर कंट्री. हम किसी के अंडर में नहीं है, ना यूके के अंडर में है, ना अमेरिका के, ना कोई भी देश के अंदर. हमारा पावर, ठीक है, टू मेक लॉज आर कमिंग ऑन अवर ओन. वी डोंट हैव एनी एक्सटर्नल कंट्रोल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UNHRC, जब इंडिया के CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केस करना चाहता है, ठीक है, हम बोलते हैं कि आवर लेजिस्लेशन हैज अ पावर टू मेक द लॉ एंड वी हैव अ सोवरेन पावर. वी कैन नॉट, you can say, allow UNHRC to interfere in our internal laws. This is what we can say. This is how the sovereignty is coming from. Is that okay? Great. सोशलिस्ट. सोशलिस्ट का मतलब क्या है? एक तरीके की इकोनॉमिक सिस्टम. देश एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम चलाएगा जहां पे लोगों का वेलफेयर हो, ठीक है,
primarily all the wealth, resources, income of the nation have to be distributed equally to everyone. ठीक है, इसीलिए याद करिए 2016 में मोदी साहब डिमोनेटाइजेशन लेकर आए थे और ये बोला गया था कि भैया काले पैसों को तो हम हटा देंगे। ठीक है, हालांकि उससे कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ अलग बात है। ठीक है, बात यह है कि सोशलिज्म की बात है जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दे सके। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हम सभी धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, सभी धर्मों को इक्वल तरीके से ट्रीट करेंगे, एंड मोर इंपॉर्टेंटली स्टेट विल नॉट हैव इट्स ओन रिलीजियन। अमेरिका का सेक्युलरिज्म अलग है, समझिए इस बात को। अमेरिका का सेक्युलरिज्म, फ्रांस का सेक्युलरिज्म, इंडिया का सेक्युलरिज्म, बहुत अंतर है। अमेरिका बोलता है वी आर सेक्युलर, एज अ गवर्नमेंट आई हैव अ रिलीजियन, एज अ गवर्नमेंट आई हैव अ रिलीजियन, ध्यान से सुनिएगा, एज अ गवर्नमेंट आई हैव अ रिलीजियन। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस, व्हेन इट कम्स टू लॉ एंड ऑर्डर, वी ट्रीट all religion equally. We do not, you can say, differentiate between the religion. इतने सालों की डेमोक्रेसी से लोगों को उस बात पे विश्वास होता है। ठीक है, while French secularism is known as laicity, okay, it is known as laicity. This laicity का मतलब वहाँ का सेक्युलरिज्म ये बोलता है कि इफ यू, मतलब the country is secular, and when you come in the public domain, especially you come to, let's say, government offices, you cannot show your religious symbols in the public offices. ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप टर्बन नहीं पहनोगे, ठीक है, टीका नहीं करोगे, ठीक है, काला धागा बांध के नहीं बैठोगे, दिस इज व्हाट देयर सेक्युलरिज्म सेज। ओके, दे से सेक्युलरिज्म मतलब शोबाजी क्यों करते हो। ठीक है, इंडिया बोलता है एज अ कंट्री, as a nation, as an authority, as a government, I have no religion, but I treat all religion equally. ठीक है, भले फिर वो again से जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुलेआम अपने धर्म को again से लोगों को दिखाना चाहे, that is possible. भले वो हिंदू हो और हिंदू धर्म को पूरे दिखाना चाहे, या मुस्लिम हो और पूरे धर्म को दिखाना चाहे, it's up to that person. But as a nation, we are secular. भारत में सेक्युलरिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा लेकिन से आजकल जो बातें चल रही, बहुत ज़्यादा लेकिन से वेग और अनक्लियर और लेकिन से बायस्ड बातें चलती है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको और बेहतर वे में समझे, इसीलिए मैंने आपके सामने दो एग्जांपल दिए, अमेरिका और फ्रांस का। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी, डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी माने रूलिंग, पीपल रूलिंग, द गवर्नेंस ऑफ द नेशन विल बी रन बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल. That is how democracy is. The government has limited power. Government doesn't have unlimited power. It's not China like President Xi Jinping को बोल दिया कि भाई तुमसे बढ़िया, तुमसे सबसे बड़ा आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ, तुम हो भगवान हो, ऐसा बोल दिया चाइना के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कभी नहीं होगा ऐसा। कितना भी बड़ा लेकिन से कोई लीडर आ जाए, भले वो फिर मोदी हो या इंदिरा गांधी हो या उससे भी ऊपर चाचा नेहरू हो, कभी भी ये नहीं होगा कि आप भगवान हो। ठीक है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। गवर्नमेंट मस्ट फॉलो रूल्स। गवर्नमेंट रूल तोड़ेगा तो गवर्नमेंट को पनिश किया जाएगा। अभी गवर्नमेंट का पनिशमेंट ऐसा जेल तो होता नहीं है, पर उनको डांटा जाएगा। ठीक है, एंड रिपब्लिक, इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ओके, याद रखिएगा, चाइना इज ऑल्सो रिपब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ऐसा उसका नाम है कंट्री का। दे आर रिपब्लिक, दैट मीन्स वहां पे राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं होगा। मतलब शी जिनपिंग का बेटा विल बी रनिंग द नेशन, ऐसा नहीं होगा। देयर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, देयर इज नो राजाशाही, देयर इज नो किंग एंड देयर इज नो प्रिंस एंड प्रिंसेस। ठीक है, बट there is no democracy in China. India democracy भी है, republic भी है, yes or no? So we have the head of the state is a president, no head of the state is a king or a queen. In fact king और queen का सिस्टम तो हम एक से देश की आज़ादी के साथ ही हम निकाल चुके थे, और उनके सभी बेनिफिट 1978 में इंदिरा गांधी ने छीन लिए थे और सब लोगों को कॉमन आदमी बना दिया था। तो भारत
इस तरीके का देश है। आई बिलीव दिस इज वेरी क्लियर। सो दोस्तों, प्रियम्बल के बारे में अलग अलग लोगों ने क्या बोला। श्री अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा, प्रियम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। हमने जो हमारे देश के बारे में सोचा, जो सपने देखे, वो हमारा प्रियम्बल बताता है। ठीक है, इंडीड वो बताता वही है। ठीक है, के एम मुंशी साहब ने बोला, द प्रियम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ अवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारे देश का होरोस्कोप है, कुंडली है हमारे देश की। हमारा देश कहाँ जाएगा, क्या फ्यूचर होगा, वो बताता है ये हमारा प्रियम्बल। इंडीड दैट इज ऑल्सो राइट। ठीक है, पंडित ठाकुर दास भार्गवा कहते हैं, प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट इज की to the constitution, it is a jewel set in the constitution, it is a proper yardstick with which one can measure the worth of the constitution. This is one of the very important point to be made कि एक प्रियम्बल अगर आप पढ़ो, उस प्रियम्बल से आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मेजरमेंट मिल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। यस और नो। एंड फाइनली सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा कि प्रियम्बल इज अ की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ वेरी क्रूशियल। दोस्तों, इन सब बातों को समझते हुए, ठीक है, जब भारत में मतलब देश आगे बढ़ने लगा तो बड़े बड़े सवाल पैदा हुए। सबसे पहला सवाल पैदा हुआ, विद preamble is a part of a constitution or not, and if it is a part of a constitution then it can be amended, if it is not then it cannot be amended। तो ये डिबेट हुआ। सबसे पहला डिबेट हुआ 1960 में, जो पहला केस आया, द बेरुबारी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, बड़ा फेमस केस हुआ था। ये पहला केस था जिसकी वजह से पहला अमेंडमेंट भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट प्रियम्बल shows the general purposes behind the several provisions of the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अलग अलग आर्टिकल्स लिखे हैं, उनके पीछे का जनरल पर्पस क्या है, एंड देयर बाय इट इज गिविंग अस की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमें उनके दिमाग में क्या है वो पता चला। फर्दर, whether terms used in the article, if they are ambiguous and they are capable of more than one meaning, we can get some assistance from the preamble. However, we understand that preamble is not a part of the constitution, ऐसा 1960 में माना गया। and then 1973, ठीक है, केशवनंदा भारती का केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये पुराना आइडिया रिजेक्ट किया और बोला दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट इट इज connected to the constitution, and constitution should be read and interpreted in the light of this grand and noble visions expressed in the preamble। तो प्रियम्बल में जो विचार रखे गए, उन विचारों को ध्यान में रखते हुए हमें कॉन्स्टिट्यूशन रीड करना पड़ेगा। एंड ये कुछ मुद्दे आपके दिमाग में होने चाहिए। पहला, प्रियम्बल इज neither a source of power to legislature or executive, nor it prohibits upon the power of legislature or executive or judiciary। प्रियम्बल से ना तो कोई पावर आता है लेजिस्लेचर के पास, ना एग्जीक्यूटिव के पास, ना जुडिशरी के पास, ना उनके पावर को कर्टेल किया जाता है। ठीक है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, विच मीन्स इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट। देन यू मे वंडर कि सर फिर इसका मतलब क्या हुआ। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दों को एनफोर्स करना है, देन यू हैव टू गो एंड रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, लुक एट द आर्टिकल्स। ठीक है, टेल अ पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर टू द कोर्ट एंड टेल द कोर्ट कि लुक भैया, ये आर्टिकल के द्वारा मैं अपना अधिकार मांगने आया हूँ, प्रियम्बल के द्वारा नहीं। ठीक है, प्रियम्बल नॉन जस्टिसिएबल है, जिसको आप लॉ ऑफ कोर्ट में लेकिन से आप एनफोर्स नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, आई बिलीव this gives you a complete clarity about preamble as well as some introduction about our Indian constitution। I hope this kind of sessions are going to be very useful to you। आपको ऐसे छोटे छोटे मुद्दे इन सेशंस के अंदर जो हम डिस्कस करते हैं वो बहुत मदद करेंगे, एग्जाम में बड़ा फायदा होगा। ठीक है, डोंट मिस आउट to watch our second session, which will be about article number 1 to article number 4, and with that we are also going to solve
few questions you can say as they are coming in the examination. ठीक है दोस्तों, हमारे इन सेशंस को लाइक करना भूलिएगा मत, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने का भूलिएगा मत, एंड डोंट मिस आउट टू शेयर टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल. वी एंश्योर to give you good quality support for your CLAT preparation. So don't miss out to like, subscribe and share our channel. And one more important point, ठीक है, you will be getting, you can say specifically this video and extra reading material with practice questions on our site. ये आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है, ये पीपीटी प्लस इसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको फ्री में मिलेगा. उस पर्टिकुलर चीज़ के लेकिन से 2 लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे, प्लीज़ वहाँ से लीजिएगा. इट विल बी फन, इट विल बी गुड फॉर यू. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.